नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अविश्वास प्रस्ताव में विजयी रहे मानमर्दन शुक्ला, बने रहेंगे उप मेयर। कल यानी शनिवार को मेयर की बारी। अहियापुर के एक निर्माणाधीन मकान से युवक का शव बरामद। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। और पताही में कांटी इलाके से 50 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद। कारोबारी का पता लगाने में जुटी पुलिस। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गुजरे कुछ दिनों से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नगर निगम में मचा घमासान। शुक्रवार को पहला पड़ाव खोदा पहाड़ निकली चूहिया की कहावत चरितार्थ कर गई। उप मेयर मानमर्दन शुक्ला के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में खारिज हो गया और उप मेयर की कुर्सी काबिज रही। अब लोगों की निगाहें मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर है। मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान की बैठक वार्ड 47 की पार्षद गीता देवी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार के साथ सदन में 40 वार्ड पार्षद उपस्थित थे। ऐसे में सभी की निगाहें अप्रत्याशित परिणाम की आकांक्षा में टकटकी लगाए बैठी थी। लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान शुरू हुआ, 28 निगम पार्षदों ने मतदान से खुद को किनारे कर लिया। ऐसे में शेष बचे निगम पार्षदों में 8 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया। एक मत अमान्य करार दिया गया। ऐसे में कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज माना गया, क्योंकि उपमेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए पक्ष में 25 मतों की जादुई आंकड़ा की अनिवार्यता हासिल नहीं हो सकी थी। अध्यक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने का जैसे ही ऐलान किया, उप मेयर मानमर्दन शुक्ला के समर्थक खुशी से झूम उठे। समर्थकों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और कल मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियों में जुट गए। हम लोग अच्छा काम किए हैं और ये अविश्वास तो ऐसा ही था, इसका हम लोग कोई असर नहीं है। लगातार मतलब बोला गया है कि 8 महीना बचा हुआ और 10 सालों में काम भी सरल होगा। नहीं, इस पर काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम चल रहा है जैसे वैसे चलेगा और अच्छा से चलेगा। हाँ क्या 11 वोट पड़ा, जिसमें 8 वोट पड़ा हमारे विपक्ष में, बाकी सब हमारे समर्थन में था, जैसा पूर्व। अहियापुर इलाके के शहबाजपुर मोहल्ले में गुरुवार की शाम एक निर्माणाधीन मकान में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शहबाजपुर अंबेडकर मोहल्ला निवासी प्रकाश झा के 21 वर्षीय पुत्र अभिनव उर्फ गौतम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक अभिनव बुधवार को घर से सब्जी लाने के लिए 0 माइल गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की। नहीं कुछ पता चलने पर परिजनों ने इस घटना की शिकायत अहियापुर थाने में दर्ज करवाई। वहीं आज शव मिलने के बाद यह घटना सामने आई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि कल 0 माइल गए थे, देर रात तक घर नहीं लौटे तो पुलिस कंप्लेन किया गया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अहियापुर पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घर से 10 बजे चला दिन से घड़ी बनवाने के लिए। घड़ी में मेरे बेटा के हाथ में लगा 0 माइल गया है।
मम्मी से वो शायद 12 बजे तक बात किया है, बोला घर आ रहे हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो लगा कि बैटरी खत्म हो गया होगा, आ जाएगा शाम तक घर पर। दिन में शाम से खोजते खोजते रात 12-1 बज गया, कहीं नहीं मेरा बेटा मिला। सुबह पार भी गया थाना में, थाना इंचार्ज नहीं थे। में एक अर्धनिर्मित मकान है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन में हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि असामयिक पीने वाला जगह है वो, और वहाँ पर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिसकी पहचान हो गई है। वो गौतम कुमार पिता प्रकाश झा है और वो शहबाजपुर के रहने वाला है। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग लाए हैं और उसके पास से हम लोग मोबाइल भी बरामद किए हैं। उसकी सारी हम लोग डिटेल्स खंगाल रहे हैं। जो भी ऐसे अपराधी किए हैं वैसे व्यक्ति को बख्शे नहीं जाएंगे, हर हालत में हम लोग पकड़ेंगे, उसको जेल में जाएंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लगे? पहला दृष्टिकोण से तो यही लगता है कि जो भी उसका साथी लोग है असामयिक पीने के लिए उधर बुलाया होगा और असामयिक पीने के बहाने आपसी विवाद को लेकर इस तरीका की घटना घटी है। शरीर पर जख्म भी है? हाँ, सिर में शरीर का जख्म है, लेकिन जख्म की अभी पहचान नहीं हो पा रही है कि किस तरीका का जख्म है, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा था। पिता क्या करते थे? इसका पिता अपना घर पर ही है, काम धंधा करते हैं। वो लड़का क्या करता? परिजनों से बातचीत हो पाई? परिजन है कि वो अपना पढ़ाई लिखाई करके वो भर्ती होना चाह रहा था, उसी के लिए वो ट्रेनिंग के लिए गया था कि हम कोचिंग करेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड होकर आएंगे तो हम बहाल होंगे। इसी बीच में वो 19 तारीख को आया था, उसका गार्जियन का कहना है, और कल 10 बजे के करीब वो निकला था 0 माइल के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं आया तो इसके गार्जियन काफ़ी खोजबीन कर रहे थे। कल इसकी जानकारी आपको मिला था सर? हाँ, इसकी जानकारी हम लोग के पास वो 12 बजे आए थे। हम लोग इसमें छानबीन में जुटे ही थे कि उसी क्रम में हम लोग को पता चल गया कि एक डेड बॉडी उधर पड़ा हुआ है जिसकी पहचान हुई है। ये बॉडी कहाँ से बरामद की गई? ये शहबाजपुर से बरामद की गई है, एक अर्धनिर्मित मकान है वहीं से बरामद हुई है। ईंट या पत्थर से मारे जाने की बात आ गई? ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जख्म से हम लोग पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा। जिले में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच चमकी बुखार के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चमकी बुखार से पीड़ित कई बच्चों को पिछले कुछ दिनों में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को चमकी बुखार से पीड़ित एक और बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल सकरा फरीदपुर की शिवानी ने एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसमें एईएस की पुष्टि हो चुकी थी। ताजा अपडेट के अनुसार एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से पीड़ित 6 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें से 6 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान जोर शोर से चला रही है, जिसके कारण मामलों में थोड़ी कमी जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गौरतलब है कि इस साल अभी तक चमकी बुखार के लक्षण वाले 51 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 11 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और कई बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। आंकड़ा जो अभी पूरे जनवरी से अभी तक हमारे पास 51 बच्चे आए हैं, जिसमें अफसोस है कि 11 बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिसमें अधिकांश बच्चे बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आए थे। कुछ बच्चे थोड़ा इग्नोरेंस के शिकार हुए थे जो क्वैक के पास चले गए थे। उनमें से कुछ बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन डिजीज़ की सीवियरिटी थी तो हम लोग बचा नहीं पाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन स्थिति पूरे नियंत्रण में है। और अभी जो बच्चे हैं जो हमारे इलाजरत हैं उनका कंडीशन स्टेबल है। हम समझते हैं सभी के सभी। शुक्रवार को लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान मुजफ्फरपुर के कांटे स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां सैकड़ों लोजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोजपा नेता अमित सिंह राणा सहित अन्य नेता मौजूद थे। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे पिताजी की जो अंतिम इच्छा थी बिहार को विकसित राज्य बनाने की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प जो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को पूरा करने में सफल रहूं, बस यही आशीर्वाद लेने आया हूं। वहीं ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले सवालों पर चिराग ने साफ कह दिया कि कई ऐसे डॉक्टर और अस्पताल हैं जो खुलकर सामने आए, और उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये जांच का विषय है। बस माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि सारी मनोकामनाएं पूरी हों और मेरे पिताजी की जो अंतिम इच्छा थी बिहार को विकसित राज्य बनाने की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प जो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को पूरा करने में मैं सफल रहूं, बस यही आशीर्वाद मांगना है। चिराग जी, एक चीज केंद्र सरकार का दावा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, क्या कहेंगे?
देखिए ये बात तो खैर अभी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि कई जानकारी में है हम लोग के, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जो सामने आए और खुलकर उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। हम लोग खुद इस बात के हम लोग के पास खुद इस बात की कितनी बार जानकारी आई कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बहरहाल ये जांच का विषय है, जांच होगी तो सामने नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महंगाई पर अभी सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सोचते ही रहेंगे, 15 साल हो गए उनको सोचते हुए, उनकी सोच पूरी होना असंभव है। क्या लगता है चिराग जी, परिवार और पार्टी एक होगी कि नहीं? चिराग जी, बिहार आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। एक तरफ जहां सरकार शराबबंदी के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ शराब का कारोबार खूब तेजी से चल रहा है। इसका उदाहरण जिले के कांटी थाना क्षेत्र व सदर थाना क्षेत्र में पकड़े गए करीब 50 लाख के भारी मात्रा के शराब है। बताया जा रहा है कि कांटी पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब बरामद की। इसके अलावा एक पिकअप वैन व मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर कांटी पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़ाई ट्रक पंजाब नंबर का है, जबकि पिकअप बिहार नंबर की है। जानकारी के अनुसार शराब माफियाओं के द्वारा पंजाब व हरियाणा से शराब की भारी खेप मंगवाई गई थी, जिसे कांटी थाना क्षेत्र इलाके में लोड किया जाना था। वहां से दूसरे इलाके में भेजने की तैयारी थी। लोडिंग के लिए इलाके में कई शराब माफिया एकजुट हुए थे। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब माफिया फरार हो गए। मामले में कांटी थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में छापेमारी की गई थी। इस दौरान एक ट्रक समेत एक पिकअप व 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। ट्रक से 199 व पिकअप से 36 कार्टन शराब बरामद की गई है। हालांकि शराब धंधेबाज व चालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस शराब धंधेबाजों को चिन्हित करने में जुटी है। वहीं सदर पुलिस ने पताही इलाके में छापेमारी कर 11 कार्टन शराब बरामद की। हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए। पुलिस एफआईआर दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि कांटी और सदर इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। शराब के 2 मामले में बरामदगी है मुजफ्फरपुर जिला में। सदर थाना के पताही क्षेत्र में 11 कार्टन शराब की बरामदगी हुई है और कांटी के पंचवटी चौक से एक भारी मात्रा में ट्रक के साथ में 235 कार्टून लगभग 2100 लीटर के आसपास शराब की बरामदगी हुई है। ट्रक के साथ साथ एक पिकअप वैन और मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। एएसपी अभियान विजय कुमार सिंह के बॉडीगार्ड मनीष कुमार से 50,000 की ठगी करने वाला शातिर आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ ही गया। आरोपित का नाम प्रभाकर है। वह वर्तमान में पटना में परिवार के साथ रह रहा था। मूल रूप से नालंदा जिले के हरनौत थाना के पचौरा का रहने वाला है। उसे ब्रह्मपुरा पुलिस ने लक्ष्मी चौक इलाके से गिरफ्तार किया है। वह एडवर्टाइजिंग का काम करता है। उसके खिलाफ बॉडीगार्ड ने 23 मई को ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर में बॉडीगार्ड ने बताया था कि आरोपित ने उससे 70,000 रुपए कर्ज लिए थे। इसमें 20,000 रुपए उसने लौटाया था, जबकि 50,000 रुपए नहीं दिया। रुपए मांगने पर उसने एक बैंक चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया। आरोपित ने विश्वास में लेकर धोखेबाजी कर दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इधर शुक्रवार को पूछताछ के बाद ब्रह्मपुरा पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक सिपाही से ठगी का मामला सामने आया था। एनआईए के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। ब्रह्मपुरा थाना में एक सिपाही के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। उसने किसी को 70,000 रुपये
उधार के तौर पे दिए थे, जिसमें से उसने 20,000 रुपया लौटाया, बाकी का 50,000 का उसने चेक दिया था। चेक को जब डाला गया क्लियरेंस के लिए तो वो बाउंस कर गया। उसके आधार पे NIA के तहत में केस दर्ज हुआ। उसी केस में प्रभाकर नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस पे ठगी करने का आरोप लगाया गया था। मुजफ्फरपुर में विभिन्न वार्डों में लगे जल जमाव के खिलाफ डेन न्यूज की मुहिम के तहत शुक्रवार को हमारी टीम मेयर सुरेश कुमार के वार्ड नंबर 1 के बैरिया बैकुंठपुरी मोहल्ले में पहुंची। मोहल्ले में आधी अधूरी सड़कों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन नाला निर्माण नहीं होने से मोहल्ले के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश है। सड़कों पर पसरा पानी से होकर आने जाने को मजबूर है मोहल्ले के लोग। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 25 वर्षों से वह लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं, पर विकास का पहिया मानो इस मोहल्ले में आने के साथ ही थम गया है। सड़कों पर जमा पानी काला पड़ चुका है और मोहल्ले के लोग जल जनित बीमारियों से पीड़ित हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई बीमार नहीं है। पिछले वर्ष भी जब डेंगू शहर में फैला था तो सबसे ज्यादा मरीज इसी मोहल्ले के थे। 1 साल से ज्यादा होने के बावजूद ना तो नाला निर्माण हुआ और ना ही मोहल्ले में जमा पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई। जल जमाव झेल रहे मोहल्ले के लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है। बहुत ज्यादा परेशानी, साल भर यही स्थिति रहता है। सालों भर के गेस्ट मेरा दूर से आया हुआ गेस्ट मेरा वापस चले जाते हैं। कारण क्या है जल जमाव? कारण यही है कि बारिश का पानी जमा रहता है, नाली नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होता है, गरीबी बन रहता है। कितने सालों से रह रहे हैं? 30 साल से रह रहे हैं। सुने पास हुआ लेकिन कहाँ बन रहा, हर रोड में बन गया, हम लोग के रोड में नहीं है। कितना नंबर वार्ड है ये? 1 नंबर वार्ड है। मोहल्ला कौन सा हो गया? बैकुंठपुरी। तो हमेशा बारिश का पानी इसी तरह? हाँ, इसी ही रहता, आता है उस गली में तो आता है, पानी खींचता है। कैसे रहते हैं फिर आप लोग बारिश? अब पानी हिल के रहते हैं, कैसे रहेंगे? मौसम में हो रहा बदलाव बच्चों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। दिन में गर्मी और अचानक हो रही बारिश के कारण छोटे छोटे बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार आदि की चपेट में आ रहे हैं। केजरीवाल मातृ शिशु अस्पताल में इन दिनों 150 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पारा हाई होने लगा है। दिन में गर्मी महसूस होने लगी है। बदलते मौसम में बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम की दिक्कतें आ रही हैं। अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या इस समय बढ़ रही है। अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर खासे चिंतित हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बीमार बच्चों के परिजनों को बच्चों की देखभाल के लिए जागरूक किया। कहा कि मौसम बदल रहा है, इसलिए बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि उन्हें हल्की सी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर से दवा लें, जिससे कि कोई बीमारी बढ़ न सके। जब तक कि बच्चा काफ़ी सिक या बीमार नज़र नहीं आता, बहुत बीमार होता है तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं इस समय वायरल डायरिया के केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। ये वायरल डायरिया में भी, ये वायरल डायरिया जो रोटा वायरस से होता है, इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है खान पान की गड़बड़ी से हो रहा हो, मार्केट खुल गया है, लोग बाहर भी जा रहे हैं। और डायरिया का जैसे जहाँ तक विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार ने हमें हमेशा इस बात को कहा है कि जो 99% डायरिया जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है। उसमें ORS और जिंक दीजिए, खाना दीजिए, माँ का दूध पी रहा है तो माँ का दूध पिलाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। और रेयरली डॉक्टर के पास जाना है। जाने की ज़रूरत तभी है जब बच्चे की आँख धंस जाए, बच्चा लगातार उल्टी करे, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा हो, बच्चा सुस्त हो जाए, या बच्चे के स्टूल में आँव खून हो। ऐसी अवस्था में डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर ज़्यादातर केसेस में देखा गया है 5 साल से नीचे वाले बच्चे के केसेस में, अगर हम लोग उसको ORS और जिंक देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये बुखार, लूज मोशंस, डायरिया, वॉमिटिंग और कुछ केसेज हम जॉन्डिस के भी आज देख रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है ये संक्रामक रोग है। अगर हम डायरिया की बात करें या जॉन्डिस की बात करें या टाइफाइड की बात करें तो ये सब वाटर बाउंड डिजीज है। दूषित पानी के पीने से होती है और दूषित खाने पीने से होती है। तो और जहाँ तक सर्दी, खांसी, बुखार का सवाल है तो ये भी संक्रामक रोग है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी नाक और मुंह के द्वारा इसका वायरस जाता है। तो ये ज़रूरी है कि
इस समय अगर जो ये 3 प्रॉब्लम है जो बहुत जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी है जो मतलब कि खुद मतलब कि हल्के फुल्के घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकता है। बच्चा ज़्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर के पास जा सकता है। और बचने का उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम घर में बना हुआ ताज़ा खाना बच्चों को खिलाएं। एक दूसरा है कि हैंड हाइजीन ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कहते हैं ना कि हाथ को 5 बार 6 बार धोइए। तो मेरा अभिभावकों से ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों को और अपने को साबुन से हाथ जरूर 4 बार 5 बार धोएं। उस अवस्था में जैसे खाना खिलाने के पहले बच्चे हाथ धोए। कांटी थर्मल पावर का पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन के मुआवजे का भुगतान आवासीय दर पर करने और प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने की मांग को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलकर 8 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने बताया कि थर्मल पावर के लिए 2 तरफ से पाइपलाइन लाने की योजना थी, जिसमें कलवारी बूढ़ी गंडक से एनटीपीसी तक पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। एनटीपीसी के द्वारा प्रभावित किसानों को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी से मोरसंडी मोतीपुर तक जाने वाली पाइपलाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। इस पाइपलाइन में कांटी, डेमहा, रामपुर लक्ष्मी, गौसी छपरा, बीरपुर सहित कई गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण होनी है। यदि जिला प्रशासन और एनटीपीसी किसानों के सवालों को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए शीघ्र ही किसानों के साथ बैठकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। मैं आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने आया हूँ। मैं इनको बताने आया हूँ कि जोर जुलूम करके आप हमारा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि आप जोर जुलूम करिएगा तो न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं, हम सरजमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पर हम अपना जमीन सरकार को नहीं देंगे। यदि आप नियम कानून से हमारे सवालों को, हमारे बातों पर विचार करिएगा, हमारी जो मांग है उचित मांग को सम्मान दीजिएगा, निश्चित रूप से कांटी थर्मल पावर के लिए हम जमीन देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांटी थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के लिए 2 तरफ से पाइपलाइन की व्यवस्था प्रोविजन की गई थी। एक था कलवारी घाट गंडक नदी से थर्मल पावर तक शुद्ध पानी ले आकर बिजली बनाना, और फिर कांटी थर्मल पावर से मोरसंडी मोतीपुर नदी में गंदा जल थर्मल पावर से गिराने के लिए 2 पाइपलाइन का प्रोविजन किया गया था। कलवारी से एनटीपीसी में जो थर्मल पावर के लिए पाइपलाइन गया था, वहां सभी किसान को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान हुआ और पाइपलाइन बिछा। लेकिन ठीक आज थर्मल पावर से जो मोरसंडी मन में जो पाइपलाइन जा रहा है, जिसमें खुदरकांटी, रतनपुरा, ढेमहा, रामपुर लक्ष्मी, पचपकरी, गोसी छपरा, बीरपुर आदि गांव के किसानों का जमीन पड़ा है, किसी रैयत को भीट का पैसा देने की बात की जा रही है, किसी को धनहर का बात किया जा रहा है, जबकि स्थिति है कि आज किसान बुरी तरह से त्रस्त है। एक तो प्रकृति की मार से तबाह रहते हैं, दूसरे तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसान को कमज़ोर करने के लिए जोर जबरदस्ती करके इनका ज़मीन का अधिग्रहण करने का बात कर रही है। कई दिन किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। आज हम खुल्लम खुला कलेक्टर साहब को कह दिए हैं कि यदि आप आवासीय दर पर हमारे ज़मीन का मुआवजा नहीं दीजिएगा तो हम न्यायालय में तो लड़ ही रहे हैं, हम सड़क पर लड़ेंगे और किसी कीमत पर बिना आवासीय दर पर मुआवजा लिए हम ज़मीन नहीं देंगे। नहीं, हमारे बात को सुनिएगा, हमारे स्थिति को गमिएगा, हम निश्चित रूप से थर्मल पावर को ज़मीन देंगे। हम चाहते हैं कि थर्मल पावर के पानी निकालने के लिए पाइपलाइन के लिए हम ज़मीन दें, लेकिन औने पौने भाव में नहीं। हमारा ज़मीन आज, हम लोग पहले बड़ा किसान थे, छोटा छोटा किसान हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे का जिसका भी ज़मीन जाए उसके बाल बच्चे को स्थानीय थर्मल पावर में नौकरी भी मिले। लेकिन ये तो थर्मल पावर का अधिकारी बेईमान दी ग्रेट, काम पड़ता है तो पैर पकड़ लेता है और काम निकल जाता है तो गर्दन में हाथ लगा देता है। लेकिन इस बार लड़ाई जो होगा, इसमें जिला प्रशासन और एनटीपीसी के अधिकारी दोनों को किसान के हिसाब से ही
काम करना पड़ेगा और उनको मुआवजा देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा, नहीं तो हम ज़मीन नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जो भी चुनौती झेलना है हम झेलने को तैयार। क्या आश्वासन मिला है? देखिए, कलेक्टर साहब बहुत ही गंभीरता से हमारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा है कि जो भी सही चीज़ होगा निश्चित रूप से जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। और मैंने साफ साफ कह दिया है कि भारत सरकार का जो नई भूमि अधिग्रहण नीति है उसमें स्पष्ट है कि आप जोर जबरदस्ती करके किसान का जमीन नहीं ले सकते हैं। तो उस कानून का ज्ञान हम लोगों को भी है। अगर जोर जबरदस्ती करिएगा तो जमीन पर लड़ेंगे, न्यायालय में भी घसटेंगे, दोनों बात होगा। आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 एवं रक्षा उत्पादन क्षेत्र के निजीकरण के सरकारी अभियान के खिलाफ शुक्रवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आयुध कारखानों में कार्यरत मजदूरों को हड़ताल करने के जनवादी अधिकार पर रोक लगाने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 को मोदी सरकार लाई है। इस अध्यादेश के अनुसार मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं रहेगा और सरकार आयुध कारखाना को निगमीकरण के रास्ते निजीकरण कर देगी, जिससे कारखानों में कार्यरत मजदूरों की नौकरी संकट में पड़ जाएगी, साथ ही देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। भारत सरकार ने इससे पूर्व 4 लेबर कोड और किसान विरोधी 3 काले कानून एवं बिजली बिल 2020 लाकर अपने जन विरोधी और मजदूर किसान विरोधी चरित्र का खुल्ला प्रदर्शन कर चुकी है। मजदूर एवं किसान विरोधी इस सरकार को सतत एवं दीर्घ स्थायी आंदोलन का निर्माण करके ही मजदूर किसान विरोधी नीतियों को रद्द करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। रक्षा सेवा क्षेत्र में जो भारत सरकार द्वारा निगमीकरण का रास्ते निजीकरण का जो नीति को अपना रही है, इसके खिलाफ आयुध कारखाना से जुड़े कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आयुध क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में आज श्रमिक सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से देश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से आयुध कारखाना से जुड़े कर्मचारियों को हम केंद्रीय श्रमिक संगठन की ओर से भरपूर समर्थन करते हुए भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आज रक्षा जैसा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आज इसमें देसी विदेशी कंपनियों को सरकार दे रही है। रक्षा किसी भी देश का वो सेक्रेट मामला होता है, आज उसको भी विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि बिजली, ये शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में ये रेल, बैंक सबका निजीकरण किया जा रहा है और ये निजीकरण की मार पूरे जनता सहित कर्मचारियों पर पड़ रहा है। आज के माध्यम से, आज का 1 दिवसीय धरना के माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। सरकार ये जो निगमीकरण की जो नीति लाई है उसको वापस ले। शुक्रवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के द्वारा राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज में भारतीय आजादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार, AIDSO के जिलाध्यक्ष शिव कुमार सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि शिक्षा एवं रोजगार के संकट के दौर में आज छात्र नौजवानों को चंद्रशेखर आजाद सरीखे क्रांतिकारियों के जीवन संघर्ष और आदर्शों के आधार पर संगठित होने की जरूरत है। आज हम लोग आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी योद्धा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 115वीं जयंती आयोजित किए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में। इनका जो सपना था, जिस तरह के गुलाम भारत में इन्होंने परिस्थिति को देखा, अन्याय अत्याचार को देखा और उसके खिलाफ जिस तरह से संघर्ष किया और समाज को मुक्ति दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई को लड़ा, आज भी इनका जीवन हम सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है। आज भी हम सबको आज आज़ाद भारत में भी जिस तरह से काले कानून
और जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर, एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है, आंदोलन निर्मित करने की ज़रूरत है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सही श्रद्धांजलि यही होगा कि हम उनके सपनों का भारत, शोषण विहीन समाज बनाने के लिए, जो नया समाज बनाने के लिए जो संघर्ष है उसको पूरा कर सके और उसके लिए एक सशक्त आंदोलन का निर्माण कर सके, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी एवं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ऐसे नारों के जनक महान देशभक्त बाल गंगाधर तिलक की 165वीं एवं महान देशभक्त शहीद चंद्रशेखर आजाद की 115वीं जयंती पर शुक्रवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा छाता चौक स्थित जेपी स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के दो महान क्रांति वीरों की जयंती है, जिन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। एक ने यह संकल्प लिया था कि मेरा नाम आज़ाद है, आजीवन मैं आज़ाद ही रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में फिरंगी सरकार से घिर जाने के बाद अपने ही गोली से मारकर भारत माता के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहना ही क्या है। भारत माँ के सच्चे सपूत, आज़ाद, आजीवन आज़ाद रहे। आज दोनों महान आत्माओं की जयंती पर नागरिक मोर्चा लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से हम दोनों कर्मयोगी को सत सत नमन करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।